दर्शक मेल अहमद बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं इस एपिसोड में टांडा की एक कदीम शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिनका नाम है डॉक्टर सरफराज अहमद साहब। अगर आपकी ज़िंदगी के बारे में बात किया जाए तो आप टांडा के कौमी इंटर कॉलेज से आपकी वहाँ की इंटर की तालीम होती है। फिर यहाँ से निकल कर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वहाँ से आप बीएससी करते हैं, फिर एमएससी करते हैं और पूरी बीएससी एमएससी आपकी लाइफ साइंस होती है। लाइफ साइंस में स्पेशल जो लाइफ साइंस की एक बहुत अच्छी ब्रांच मानी जाती है बायोकेमिस्ट्री से आप एमएससी करते हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट चले जाते हैं, वहाँ से आप पीएचडी करते हैं। जो तमाम तरह के मुद्दे ये आपकी एजुकेशन के बारे में बात की, तो हम इनसे बात करेंगे कि आप जो आपका मूल निवास है, जो आपका कि बर्थ प्लेस है, बहुत ही छोटा एरिया है हिंदुस्तान का, लेकिन आप वहाँ से निकल के इस समय अमेरिका में हैं और वहाँ पे रिसर्च पे काम कर रहे हैं। तो हम तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारी टीम आपका बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तेमाल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, टांडा की एक अजीम शख्सियत में आपके शुमार होता है। तो ये आपने जब आप यहाँ पे आपने इस तरीके इतने हायर एजुकेशन में गए, उस वक्त टांडा में ऐसे माहौल नहीं थे, इस तरीके की इन्वायरमेंट नहीं थे कि लोग इतने हायर एजुकेशन की तरफ सोच सकें। तो क्या इसमें आपके फैमिली बैकग्राउंड का कुछ उसमें रोल था कि आपने खुद वहाँ शुरुआत किया आपने? ये बस अल्लाह की रहमत और बरकत और अच्छे लोग मिलते गए, कारवां आगे बढ़ता गया। मैं अगर थोड़ा सा जो बात आपने तनवीर साहब ने कही है उसमें मैं इजाफ़ा कर दूं कि मदरसा कंजुल उलूम से हमारी तालीम शुरू हुई थी। मेरी पैदाइश हुई थी सकरावल में, मुबारकपुर का रहने वाला हूँ। वालिदैन माजूर थे, तो कोई ना तो माशी हालात अच्छे थे, ना घरेलू हालात अच्छे थे और ना तालीमी बैकग्राउंड था पूरे, ना तो ख़ानदान में, ना कहीं। लेकिन मेरा जो सिलसिला शुरू हुआ हालत तालीम का वैसे तो नहीं था, लेकिन ये एक बाई चांस इत्तेफाक हुआ क्या कि जब मैं कौमी हाई स्कूल में था तो 8वीं जमात के बाद छोड़ दिया था। तो मैं काम कर रहा था एज ए लेबर, लूम चलाना, मूंगफली बेचना, चाट बेचना वगैरह वगैरह। उसी दौरान बाद में कुछ रिश्तेदार वगैरह ने कहा भाई हाई स्कूल कर लीजिए। तो ये हुआ कि हाई स्कूल 2 साल के गैप के बाद किया, चाइल्ड लेबर होने के बाद। सन 78 में हमने हाई स्कूल आर्ट साइड से किया। तो जब हाई स्कूल में कौमी स्कूल में फर्स्ट पोजीशन आ गई, पहली बार किसी आर्ट साइड के लड़के की फ़र्स्ट पोजीशन और फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ था। ये 70s की बात है, सन 75 से 78 तक का। तो उस ज़माने में एक बड़े मशहूर डॉक्टर टांडा के हुआ करते, डॉक्टर इबाद अंसारी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो उनको मालूम हुआ कि लड़का तेज़ है पढ़ने में या होनहार है, इसको पढ़ाना चाहिए। तो हमारे वालिद साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ या कुछ साइंस पढ़ाइए। तो मेरे वालिद के पास गए, मुख्तसरन ये कि उन्होंने कोशिश की। तो फिर मुझे हाई स्कूल दोबारा करना पड़ा, साइंस सब्जेक्ट्स लेके, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और जो भी एडवांस मैथ वगैरह लेके। तो सन 79 में मैंने चंद सब्जेक्ट लेके हाई स्कूल फिर से किया साइंस सब्जेक्ट, और प्राइवेट में क्लास करता रहा। बहुत सारे असातिज़ा जो थे कौमी स्कूल के, उन्होंने फ्री में ट्यूशन पढ़ाया। उस ज़माने के मैनेजर थे एहसन मैनेजर साहब सकरावल के, उनका बड़ा ममनून हूँ। उन्होंने सारे असातिज़ा कहा कि ये क्लास में आएंगे जाएंगे। चूँकि वक्त कम है तो शॉर्ट कर रहा हूँ। तो जब दोनों साइंस और आर्ट से हाई स्कूल हो गया तो डॉक्टर इबाद साहब ने कहा मैं स्कॉलरशिप दूँगा, इस बच्चे को अलीगढ़ पढ़ने भेजिए। मेरे वालिद ने कहा कि यहाँ तो काम है, लूम है, कुछ नहीं है, हम माजूर हैं और भाई हमारे भिवंडी में मजदूरी करते थे, लूम चलाते थे, 4 बहनें छोटी थी, छोड़ के जाना मुश्किल था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इनको भेजिए, देखिए करते हैं। तो ये सन 79-80 के सेशन में मैं अलीगढ़ गया, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स हो रहा था, PUC कहते थे उसे। तो 1 साल का कोर्स हुआ करता था, उसके बाद 3 साल का BSc और उसके बाद MSc होता था। या अगर आप PUC कर लें तो PMT यानी प्री मेडिकल कोर्स के लिए आप MBBS के दाखिले के लिए तैयार हो। उस ज़माने में नीट वगैरह नहीं था, CPMT शुरू होने वाला था। बैकग्राउंड ये इसलिए दे रहा हूँ कि साइंस का ताल्लुक और साइंटिस्ट बनने का सिलसिला कैसे हुआ। उसके बाद तो सब लंबी दास्तान है, आप गूगल में देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं मिलेंगी जो जिक्र कर रहा हूँ मैं। तो बहरहाल सन 79-80 के सेशन में बाद में दाखिला हुआ, चूँकि मेरिट बहुत अच्छी नहीं थी अलीगढ़ में, चूँकि खाली फर्स्ट डिवीज़न होना ही काफ़ी नहीं था, बल्कि डिस्टिंक्शन वालों का होता था। अल्लाह के शुक्र से मैं ममनून हूँ, डॉक्टर अतर अंसारी साहब, इकबाल साहब, जो ये चौराहे के इकबाल नेताजी, बदरुद्दीन साहब वगैरह ने कोशिश की लेट एडमिशन अलीगढ़ में होने का। तो मैं मार्च 1980 यानी आज से 42 साल, साढ़े 42 साल पहले अलीगढ़ गया। तो सेशन लेट था, अलीगढ़ से PUC किया, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए। MBBS में दाखिला नहीं हुआ चूँकि बुनियाद कमज़ोर थी, बैकग्राउंड प्रेशर रहता था घर वालों का, वालिदैन का।
तो बीएससी कर लिए, एमएससी कर लिए अलीगढ़ से। अलीगढ़ से सर आपका बीएससी में कौन कौन सब्जेक्ट थे इसमें? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश। तो क्या आपका स्पेशल बीएससी में बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री नहीं था? नहीं, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री था। एमएससी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बिना पे जब मैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलांग गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी क्लोज टू बायोकेमिस्ट्री, तो मेरा बायोकेमिस्ट्री में एमफिल में हुआ, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, जो एमएससी से बेहतर होता है, पीएचडी से नीचा होता है। एमफिल 1 डेढ़ साल 2 साल में लोग करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैंने एमएससी किया था अलीगढ़ से। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से एमफिल और पीएचडी बायोकेमिस्ट्री में किया 5 साल में, 85 से 1990 तक। अभी मैंने थीसिस जमा भी नहीं की थी, लेकिन चूंकि काम अच्छा था, तमाम फैकल्टी वहाँ के असातिज़ा सब लोग फॉरेन ट्रेंड थे, नई यूनिवर्सिटी है वो जेएनयू के पैटर्न पे थी, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च का, तो वहाँ अंग्रेज़ी भी अच्छी हुई और सामाजिक घन चक्कर से जो अलीगढ़ और टांडा का सिलसिला होता था, मरीज़ आ गए, मेहमान आ गए, दोस्त आ गया, कोई भी मिलने आ गया, इलाज कराने, घूमने, दिल्ली जा रहे हैं तो आ गए, लेकिन शिलांग कोई पहुँचा नहीं। तो वहाँ 5 साल जम के हमने जो एमएससी की भी पढ़ाई होती थी बायोकेमिस्ट्री की, उसको भी बायोकेमिस्ट्री कवर किया सब, चूँकि एमफिल में वही चीज़ें पढ़ाते हैं, कोर्स वर्क इसको कहते हैं, एमफिल कोर्स वर्क, यानी कि जो आपकी बुनियाद कमज़ोर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या केमिस्ट्री की, वो तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि केमिस्ट्री ज़्यादा अप्लाइड है, यहाँ हुआ है बायोकेमिस्ट्री का। केमिस्ट्री इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट इन। सर आज के भी वक्त में आप 80 की बात कर रहे हैं, क्या वहाँ इस समय आप बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे थे, बायोकेमिस्ट्री से आप एमफिल कर रहे थे, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में भी लोग लाइफ साइंस में सिर्फ 2 ही चीज़ जानते हैं, जोलॉजी और बॉटनी, लेकिन जब माइक्रोबायोलॉजी की बात आती है, बायोटेक्नोलॉजी की बात आती है, तमाम तरह के उसमें जो ब्रांचेस हैं, तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानते नहीं, चूँकि यहाँ पे बहुत सारे जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं, और या अलीगढ़ में ही, अब पता नहीं क्या है, लेकिन वो 40 साल पहले बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ 5 सीट होती थी, उन्हीं को मिलता था जिनके प्रोफेसर के औलाद है, दामाद है, या कोई बहुत ही टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्हीं 1-2 को मिलता था। अगर आपका 70-75% है तो भूल जाइए, फर्स्ट डिवीज़न तो सब है, लेकिन जो बहुत बड़े जुगाड़ू होते थे, टेस्ट वगैरह उनको होता था। अब सीट्स शायद बढ़ गई हो, 15-20 हो, तब भी बहुत कॉम्पिटिटिव है। अब मेरा मशवरा लोगों को होगा, सिर्फ बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी ना सोचें, कम से कम 5 सब्जेक्ट हैं जो उससे भी बेहतर हैं। कौन कौन सर? माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फार्माकोलॉजी, ये सब में एमएससी होती है, सब में पीएचडी होती है, सब में एमफिल होती है, सब में रिसर्च होती है। इन्फेक्शियस डिजीज़, ये अभी देखिए कोरोना के दौर में इन्फेक्शियस डिजीज़ और इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स में कोई भी ब्रांच ले लें, चाहे फार्माकोजेनेटिक्स और मॉलिकुलर जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये सब इंटरडिसिप्लिनरी है, जिसको हम क्यूमुलेटिवली या टुगेदर बायोमेडिकल साइंस कहते हैं, है ना। इसके और भी बहुत सारी ब्रांच है, लेकिन ये सब्जेक्ट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। इवन वहाँ पे अमेरिका में ये ख़ास तौर से साइकोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारे लोग करते हैं। और सर अगर इस समय ये माना जाए कि मान लीजिए कोई यूपी का बंदा है जी, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से वो एमएससी कर रहा है बायो में लाइफ साइंस से, अब उनको इन फ्यूचर में फॉरेन जाना हो, यूरोप हो या फिर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जाना हो, वहाँ से पीएचडी करना हो, तो वो कौन से रास्ते पर जाए, वो क्या सर्च करे कि उसको जल्दी एडमिशन वहाँ पे मिल जाए? 3 चीज़ें, या पीएचडी शुरू कर लिया हो यहाँ पे, कोशिश ये करें कि जो भी उन्होंने सेमिनार दिया है या रिसर्च प्रोजेक्ट उनका था, क्योंकि हमेशा एक छोटा ही प्रोजेक्ट, चाहे 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, रिसर्च पेपर को पब्लिश करने की कोशिश करें अच्छे जर्नल में, चाहे इंडियन जर्नल जो रिकॉग्नाइज्ड हो यूजीसी से, या पबमेड इंडेक्स्ड हो, एक होता है अमेरिका का पबमेड इंडेक्स, तो उससे अहमियत होती है। तो कम से कम 1 या 2 पब्लिकेशन करें अपने सुपरवाइज़र के साथ, या वो या रिव्यू आर्टिकल लिखें या बुक चैप्टर लिखें। दूसरी चीज़ ये है कि एमएससी ड्यूरिंग एमएससी पीरियड, ड्यूरिंग एमएससी अगर प्रोजेक्ट या सेमिनार दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, मान लीजिए एक होता है कि 1 घंटे का सेमिनार दिए, उसको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन उसको पब्लिश करने की कोशिश करें कुछ रिव्यू आर्टिकल की तरह या मिनी रिव्यू या वो। दूसरी चीज़ जो है, डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी गए हैं और उसके जो कोर्स वर्क की कितनी क्रेडिट मिलेगी फॉरेन में। कोई ज़रूरी नहीं कि जो राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से अगर जिसने एमएससी किया वो सारे कोर्स वहाँ पे इक्वलेंट माने जाएँ, क्योंकि हर जगह का करिकुलम थोड़ा फ़र्क होता है, डिफरेंस होंगे, है ना। आप जेएनयू चले जाएं और जौनपुर यूनिवर्सिटी में बहुत फ़र्क होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि थोड़ा 19-20 हो, कोर्स की क्रेडिट मिले या ना मिले, बच्चे को क्या करना चाहिए कि जीआरई स्कोर जो है
या फ़ॉरेन के लिए GRE ग्रेजुएट रिसर्च एक्सपीरियंस या एग्ज़ाम होता है GRE और टॉफल, वो ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ख़ास तौर से उसका स्कोर अच्छा आएगा और जो उनकी मार्कशीट होगी जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं तो उसकी बिना पे दाखिले में वो होगा GRE स्कोर अच्छा हो। तीसरी या चौथी बात, 3 हो चुकी हैं, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें 4-5 चीज़ें मांगते हैं बाबू कि टॉफल GRE तो मांगेंगे ही, पर्सनल स्टेटमेंट यानी एक निबंध लिखना पड़ेगा आपको अपने बारे में कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या करना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन अपना इंट्रोडक्शन, पर्सनल स्टेटमेंट, आपकी लाइफ है, क्यों आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, क्यों MSc में जाना चाह रहे हैं, क्यों डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ थी, ओ मेरा ये तजुर्बा था, मैं ये पढ़ा, मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती थी, मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बड़ा मज़ा आया पढ़ने में, क्यों कि मेरे ख़ानदान में एक साहब को मर्ज़ हो गया था तो मैंने देखा उनकी सफरिंग या उनके इलाज में मुश्किल होती थी, तो मुझे वहाँ से शौक़ हो इसके बारे में पढ़ने का और मैंने ये कोशिश किया कि इसके बारे में मताला करूँ, कुछ रिसर्च करूँ ताकि आगे आने वाली नस्ल के लिए फ़ायदेमंद हो और मैं भी कुछ सीखूँ। तो कोई भी टॉपिक हो, कैंसर हो, मेरा काम कैंसर का है, तो मैं आपका कोई सवाल हो वरना मैं और मज़ीद ऐड करना चाह रहा था। हाँ सर, इसमें लगातार मैं आजकल देख रहा हूँ जो संसद टीवी चल रही है हमारे यहाँ में, लोकसभा राज्यसभा में, इसमें हर हफ्ते 2-3 प्रोग्राम कैंसर पे वो लोग कर रहे हैं। तो क्या इसमें कुछ इस तरीके के की बॉडी में म्यूटेशन हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये क्या चीज़ें इसमें, सारी चीज़ें चेंजिंग कहाँ से आ रही है? आपका सवाल बहुत अच्छा है और इस पर मैं पूरे दिन बात कर सकता हूँ। आप सबको मालूम है जैसा कि 200 से ज़्यादा किस्म के कैंसर होते हैं, चाहे वो थ्रोट का हो, लंग का हो, ओवरी का हो, है ना, ENT का हो सकता है। सर ये एक प्रॉब्लम सर इस समय जो बच्चियां हैं, नई उम्र की बच्चियां हैं, उनका की जो कि सीने कैंसर बहुत ज़्यादा हाँ, उसका क्या क्या? हाँ, बहुत बेस्ट है। सारे चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, ख़ास तौर से यंग बच्चे बच्चियाँ, इनको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए हर साल या 6 महीने पे। इसको कहते हैं रेगुलर स्क्रीनिंग, है ना। तो उसकी वजह यह है कि बाद में लोगों को जब हो जाता है, कुछ फूल गया, ये हो गया, बड़ी हो गई, उम्र हो गई, तब तक कैंसर या मर्ज जो भी हो फोड़ा वो फूल जाता है। तो रेगुलर स्क्रीनिंग, हमारी बच्चियां हैं, हर चीज़ के टेस्ट, हमारी बेटी बेटे सब लोगों का अमेरिका में ये सिस्टम है। अब चूँकि वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस है, कोई मसला नहीं है, गई कार्ड लेके अपना गई, टेस्ट रिजल्ट आ गया, उनको पता चल गया भाई आपका ये हाई है, ये कम है, या ये नहीं है, या परहेज़ बता दिया गया। कैंसर की वजह 3 है बुनियादी तौर पे। एक तो जाहिर है आपके खाना पीना, लाइफ स्टाइल जिसको हम कहते हैं, वो कुछ जेनेटिक होती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है और बहुत सारे दूसरे कैंसर हैं, वो 10 से 20% तक का जेनेटिक है कि अगर आपकी अम्मा को ओवरी कैंसर हो गया था या छाती का कैंसर हो गया था या लंग कैंसर, किसी चांसेस हैं कि आप, लेकिन ये प्रिवेंटेबल है। क्यों कि जिस जीन से आप आए हैं आपके माँ बाप से, अगर उनको वो जीन थी उसको निकाल के कुछ जिस आज़ा के पास होती है उसी का कैंसर होता है, जो भी हो, चाहे हार्ट के पास हो, तो सर ये के पास और हो। आप टांडा से बिलोंग करते हैं, तो टांडा में एजुकेशन सिस्टम को अगर बेहतर करना हो या इस तरीके की फील्ड में जाना हो तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, या क्या आपकी एक सोच है? बहुत अच्छा सवाल है। टांडा में माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात हो गई है कि गुज़िश्ता 40-50 साल में, ख़ासतौर से पिछले 20 साल में माशी हालात बेहतर हो गए। हम देख रहे हैं पहले लोग कच्चे मकान में रहते थे, लेटरिन वगैरह नहीं थी, लेकिन अब चाहे वो आवास विकास से या कारोबार से अच्छे हो गए हैं। यहाँ पे एक माइंडसेट क्रिएट करना होगा, जैसे आपका कौमी स्कूल है, इंटर कॉलेज है, आदर्श जनता है, बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं। यहाँ पे मान्यता करवा के यूनिवर्सिटी लेवल पे बनाना होगा ताकि बच्चियों को अलीगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली जाना ना पड़े जो कमज़ोर घराने के हैं। उसकी बेसिस पे मुझे IIT में ही था, तो अपनी अभी थीसिस जमा भी नहीं हुई थी, IIT आ गया था, बाद में वाइवा हुआ, डिग्री अवार्ड हुई 6-8 महीने के बाद। लेकिन चूँकि शिलांग में पब्लिकेशन, जो मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था कि रिसर्च पब्लिकेशन हो, यानी वही है कि आपके कितने लोग हैं, रिश्ते वाले आएंगे तो कहेंगे भैया इसके 20 लोग है ना, तो इससे रिश्ता है कि भाई खाने पीने भर का तो आ जाएगा। तो अगर आपकी पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन ऐसा नहीं कि जनमोर्चा में आ जाए, हाँ, वो या जर्नल टाइम्स ऑफ इंडिया में आ जाए, वो एक जर्नल जो आपकी फील्ड का स्पेशलाइज जर्नल होता है, उसमें हो, उसमें बाकायदा पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है, एडिटर होता है, सवाल जवाब होते हैं, नकल का है, असली काम है, क्या है, वो सब काफ़ी उसकी नाप तौल और परख होती है। जैसे सोनार जान जाता है सोना असली है या मिलावट है या एकदम नकली है, तो उसको तरमीम कराते हैं, उसको कहते हैं रिवीजन वगैरह, तो हम लोग पब्लिश करते हैं। तो अगर आपका रिसर्च पब्लिकेशन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे PhD के दौरान ही और IIT में 10-12 पब्लिकेशन हो गए थे, उमन 2-4 होते हैं लोगों को। सो आई वॉज अहेड ऑफ द कर्व, यानी आगे था अपने उम्र के या अपनी तालीम के डिग्री के लिहाज से। तो कुछ मेरे खैर ख्वाह थे, दोस्त सीनियर जो अलीगढ़ वगैरह के थे या शिलांग वगैरह के,
तो वो लोग अमेरिका में थे, तो उन्होंने मुझे ख़त लिखा कि भाई अगर अमेरिका इंटरेस्टेड हो तो अपना बायोडाटा भेज दीजिए, तो कोशिश करेंगे। तो अल्लाह के शुक्र से फ़ोन पे इंटरव्यू हुआ, पेपर हुआ। तो मैं शुरू में 92 अक्टूबर में, यानी कि 30 साल पहले शिकागो गया, वहाँ पे लॉयोला यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। तो मैं बायोकेमिस्ट्री में नहीं गया, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में गया। तो एक ये भी फील्ड है, फिजियोलॉजी में भी आदमी एमएससी कर सकता है, पीएचडी कर सकता है। तो प्लांट की थी कि ह्यूमन की? ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारे लिए था। तो और मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे लोग पीएचडी फिजियोलॉजी में भी करते हैं। एमएससी यहाँ है नहीं, यहाँ है, लेकिन अमेरिका में है एमएससी फिजियोलॉजी भी आप कर सकते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी वगैरह का जिक्र पहले हो चुका है। तो मैं फिजियोलॉजी में गया। उन्होंने क्यों लिया, क्या बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कोऑर्डिनेशन उसका है, सब इंटरडिसिप्लिनरी उसको कहते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी, इंटर रिलेटेड, ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड एज बायोमेडिकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, है ना। तो एक तो मेडिकल साइंस होता है, जो आप सर्जरी है, एनाटॉमी है, पैथोलॉजी है, जो मेडिकल कॉलेज वाले करते हैं, उसके लिए एमबीबीएस ज़रूरी है, या अलाइड हेल्थ डिप्लोमा वगैरह जो करते हैं जिसे। लेकिन जो बायोमेडिकल साइंस में ये बहुत सारे, कम से कम 20-25 ब्रांचेज हैं जिसकी बेसिस पे काम हो सकता है। तो फिजियोलॉजी में मैंने 4 साल पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट के हैसियत से लॉयोला यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में काम किया। शिकागो में ही था। तो फिर मेरी बेगम आई 95 में, 94 में शादी हुई, 95-6 के बाद बच्चे पैदा हुए। उसी दौरान एक और यूनिवर्सिटी थी वहीं पड़ोस में, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट शिकागो, यूआईसी कहते हैं, मशहूर है स्टेट की। वहाँ पे रिसर्च इंस्ट्रक्टर हो गया, यानी कि समझ लो फैकल्टी लेक्चरर के बराबर। तो बैक एंड फोर्थ लॉयोला यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में 10 साल मुकम्मल, 92 से 2002 तक असिस्टेंट प्रोफेसर, पोस्ट डॉक, रिसर्च इंस्ट्रक्टर, इन तीनों। ये जूनियर फैकल्टी या पोस्ट डॉक होता है जो पीएचडी के बाद होता है, यानी कि जूनियर डॉक्टर या जूनियर फैकल्टी कहलाता है। सर आपने जब वहाँ से शिलांग से एमफिल कर रहे थे जी, तो यहाँ पे आपने कौन सी बायोकेमिस्ट्री, कौन सी बुक पढ़ रहे थे? जब फिर वहाँ गए, अमेरिका में गए, वहाँ पे क्या कोई अलग बुक थी कि वही पढ़ रहे थे? तकरीबन वही थी। वहाँ पे लेटेस्ट एडिशन था, यहाँ पुराना था। एक लेनिंजर राइटर थे, लेनिंजर वाली थी, लेनिंजर की थी, दो एक और थी, मुझे नाम वाइट एंड वाइट की एंजाइम की, एक एंजाइम की। बड़ा अच्छा आपने बात कही कि मेरा जो पीएचडी टॉपिक था वो एंजाइमोलॉजी ही था। बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जेनेटिक्स होती हैं, है ना, रेडियोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हो सकता है, वो रेडियोलॉजी हो सकता है, वो सब भी क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह जो छोटे छोटे इन्फेक्शन। लेकिन मेरा एंजाइमोलॉजी एंड प्रोटीन केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन था। तो मेरा काम ही था प्रोटीन को तोड़ना, जोड़ना, एंजाइम को कैसे फंक्शन करती हैं, जिससे ऑल प्रोटीन एंजाइम। हाँ, तो कैटालिटिक उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कैथेप्सिन भी जो मैंने जिक्र किया पीएचडी टॉपिक था, उसमें मेरे कम से कम 8-10 पब्लिकेशन है। आप कभी भी गूगल कर लीजिए, या क्या नाम है, पबमेड जो मैंने कहा था वो सर्च इंजन है, या स्कॉपस है, या बहुत सारे और ऐसे रिसर्च गेट वगैरह से। तो 1986 में मेरा पहला मकाला छपा था इंग्लैंड से, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से, फिर कुछ अमेरिकन जर्नल में, कुछ इंडियन जर्नल में, और जब वहाँ शिलांग से दिल्ली गया 1-2 वहाँ से भी छपा। फिर जब शिकागो गया बहुत सारे छपे। फिर मैं ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी टर्निंग पॉइंट जो बहुत ही अच्छा है, गुज़िश्ता 20 साल से 2002 में मुझे मौका मिला ओरलैंडो आने का। ओरलैंडो ये फ्लोरिडा रियासत में, जहाँ पे ट्रम्प साहब का भी घर है दूसरे शहर में, लेकिन रियासत वही है। किनका घर है? ट्रम्प साहब का। बहुत सारे लोगों का है, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग। तो खाली तारीफ़ के लिए कह रहा था। तो ओरलैंडो शहर, जहाँ पे डिज्नी वर्ल्ड का नाम सुना होगा आपने, मैजिक किंगडम, सी वर्ल्ड, यूनिवर्सल स्टूडियोज़, एनिमल किंगडम, नासा, ये सब ओरलैंडो शहर के इर्द गिर्द में है। उसी शहर से मेरा ताल्लुक़ है। सारी चीज़ें, इसको थीम पार्क कहते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन, वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये। दुनिया भर से लोग आते हैं, इंग्लैंड से, लैटिन अमेरिका से, एशिया से, पैसे वाले, ये कॉन्फ्रेंस में। सर आपसे आखिरी क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये मैं पूरा कर दूँ अगर आप बुरा ना माने। तो 2002 में मैं एज ए सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट गया वहाँ पे। फ्लोरिडा हॉस्पिटल था, फ्लोरिडा हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट, वो एक मेडिकल यूनिवर्सिटी एम्स की तरह। तो पहले तो उसी इदारे में गया था, फ्लोरिडा हॉस्पिटल में। 2002 से 2012 तक मैं सीनियर साइंटिस्ट और फिर चीफ साइंटिस्ट बना 2006 या बाद में। उसी दौरान वहाँ की अमेरिकी शहरियत हो गई। पहले ग्रीन कार्ड हुआ था 1995 में, शिकागो में ही। फिर बाद में मुझे कैंसर में, पहले मेरा ब्लड डिजीज़ फिजियोलॉजी वगैरह जिक्र किया मैंने ना, बहुत सारे हिमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी उसे कहते हैं। तो आदमी पीएचडी होता है, जैसे कि फल बेचने वाला, जैसा मौसम होता है, कभी सेब बेच लिया, कभी केला बेच लिया, कभी ककड़ी बेच लिया, कभी वो। तो आप इंटरडिसिप्लिनरी फिट हो जाते हैं, जैसी नौकरी हो, जैसा पैसा हो, जैसा
जिस इदारे का काम कराने का दिलचस्पी हो वैसा हम कर लेते थे। लेकिन आपको इस्टेब्लिश अगर करना है तो ये फील्ड में इस्टेब्लिश करना होता है। तो 2005 में मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला है फ्लोरिडा हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट में, जिसका नाम 2018-19 में एडवेंट हेल्थ हो गया है, एडवेंट हेल्थ कैंसर इंस्टीट्यूट। ये एडवेंट हेल्थ सिस्टम जो अमेरिका में बहुत माना हुआ है, लाखों लोग काम करते हैं, तो ये बात ज़रूरी है। तो 2005 से मैं डिपार्टमेंट ऑफ गायनिकोलॉजी का ऑन्कोलॉजी में हूँ, पहले चीफ साइंटिस्ट था। 2012 में डायरेक्टर ऑफ क्लिनिकल रिसर्च हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उसी पोस्ट पे भी जारी है। उसी दौरान 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे रियासती, जैसे आपकी लखनऊ स्टेट की होती हैं सरकारी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा और यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, इनके मेडिकल स्कूल हैं। तो चूँकि हमें मेडिकल स्टूडेंट को, MD वालों को या रजिस्ट्रार जो होते हैं या पोस्ट रिसर्च रेजिडेंसी करते हैं जिसको कहते हैं ना, यहाँ पे स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी वाले फेलोज़ होते हैं, उनको रिसर्च करानी पड़ती है, रिक्वायरमेंट होता है, उनकी थीसिस होती है, उनका रिसर्च पेपर, उनका प्रोजेक्ट होता है, लिखना करना, और बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स जो होती हैं कैंसर पे, उस पर हमारा काम है। सैकड़ों पब्लिकेशंस हैं, प्रेजेंटेशन है, पूरी दुनिया, अल्लाह का शुक्र है, घूमने का मौका मिला फ्री में, 2 उम्रे का भी मौका मिला सऊदी अरब जाने का। तो पिछले 17 सालों से मैं ये कैंसर में मेरा काम है, ख़ासतौर से गायनिकोलॉजी कैंसर, लेकिन उसमें हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ल्यूकीमिया वगैरह उस पर फोकस ज़्यादा है। कार्डियोवैस्कुलर या जो और दूसरी जो बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी का जिक्र हुआ, वो फाउंडेशन थी, उसकी टेक्निक, स्किल या सलाहियत काम आती है। लेकिन एज ए प्रोफेसर, एज ए डायरेक्टर, आपका काम होता है कि आपके दाहिने बाएँ 25-50 स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका प्रोजेक्ट बुनियादी सतह से लेके ऊपर तक है। तो कहावत है ना कि भाई आज बिरयानी बननी है, तो अब मसाला चाहिए, कौन सा चावल चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल हो, कैसे होगा, अब किचन पकाने वाला ही तो जानता है। तो हमारा काम होता है कि अगर एक लड़का है, MD कर रहा है या MD कर चुका है, पोस्ट डॉक कर रहा है या PhD कर रहा है, उसको हमने अपने अंडर में ले लिया कि तुम 3 साल, 1 साल या 5 साल काम करो, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि नया आइडिया प्रोजेक्ट बताएं उसको, उस प्रोजेक्ट को प्रपोजल लिखना पड़ता है ना। तो डॉक्टर जो हजरात जो होते हैं, सर्जन वगैरह, बिजी बहुत होते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता। हम लोग PhD, हमारे पास सब्र बहुत है ना। इसको कहते हैं कि डर्टी डेविल जो ना, झंझट वाला काम, उसमें तफसीला। तो हम प्रपोजल बनाते हैं, उनको सिखाते हैं कि कैसे लिखना है। बकबक तो करते रहते हैं अंग्रेजी दिन भर, है ना, दिन भर बकबक करेंगे बकराती। उनसे कहे तो 2 पैराग्राफ लिखो तो नानी मर जाती है, हफ्ते भर भी नहीं लिख पाते, या लिखेंगे तो एकदम बिल्कुल आम पड़ांग रहेगा। तो उसको तरतीब से लिखना, प्रोफेशनल अंदाज में, साइंटिफिक भी हो, ग्रामर फ्री हो और वर्ड काउंट लिमिट हो। तो हमारा काम एज ए सुपरवाइज़र या एज ए डायरेक्टर ये होता है कि प्रोजेक्ट नावल हो। नावल कब होगा? जब हम सारे प्रोजेक्ट का मुताला कर चुके, इस फील्ड में कितना काम हुआ है, कौन है इसके तूती लोग, किसका डंका बज रहा है, उसका पढ़िए, उसको देखिए कि कहाँ गैप है, कहाँ रद्दा चढ़ाना है। ये प्रोजेक्ट करो यार, तो इसमें चांस है, कुछ खोजो, कुछ लिखो, या कितने पानी में कौन है। तो वो मुताला करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। इसलिए हम व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं होते कि हमारे, बल्कि हमारे ऑफिस के क्लर्क वगैरह ही चला दें, डॉक्टर साहब आपको तो खाली बस पढ़ने के लिए पैसा मिलता है और लिखने के लिए। मैंने कहा वो भी इसके लिए दिमाग चाहिए और तरतीब से, क्योंकि हमारा अगर 10 मिनट का भी कंट्रीब्यूशन अगर है, सही आइडिया है, तो समझ लीजिए कि वो आप चाहे 10 दिन 10 महीने काम करें, उससे ज़्यादा हमारी अहमियत है कि इन्होंने सही आइडिया दिया, सही तरीके से, सही वक्त में सही सलाह दी कि ये कामयाब हुआ प्रोजेक्ट। क्योंकि बच्चा अगर 2 साल काम करे और कहे कि अरे भाई वो तो अलसफा ने कर लिया था ये काम ऑलरेडी JNU में या इंग्लैंड में, तो हमें पता होना चाहिए कि अलसफा साहब क्या कर रहे हैं या फलां साहब क्या कर रहे हैं, कौन कितने पानी में। तो उसी को रेट मिलती है जो पब्लिकेशन, जैसे मैंने कहा पॉपमेट में या जर्नल में होता है, उसको हमें रोज़ पढ़ना होता है। नया क्या इसमें आया, नया कौन काम कर रहा है, उसी में से हम लोग कोई ना कोई कुरेद निकालते हैं। अरे इसने 52 का राश लगाया है, अरे हम 51.5 लगा कर सकते हैं कुछ ना कुछ अपनी तरकीब। सर लेकिन सर अभी इंडिया में बेटी बैगन पे कोई काम है, वो उसको बहुत ज़्यादा बेटी पे बैचलर है ना, जो बैचलर जेनेटिक बैक्टीरिया, हाँ, इस पे कोई काम नहीं बहुत हो रहा है इस पे यहाँ पे। अमेरिका में, असल में इंडिया में ज़्यादा काम ओरिजिनल होता ही नहीं है, ईमानदारी के बाद सब डुप्लीकेट रिपीट करते हैं, जो यूरोप अमेरिका में हो चुका होता है उसी को ले आते हैं। मी टू वाली बात होती है। कुछ इदारे अच्छे हैं जो बेंगलोर में, पुणे। लेकिन सर अभी तक इंडिया में 200 जब यूनिवर्सिटियों का नंबर आता है, कहीं हम ठहरते नहीं है ही नहीं, चूँकि ओरिजिनलिटी नहीं है। उसकी रैंकिंग ये होती है कि आपके क्वालिटी पब्लिकेशंस, क्वालिटी स्टूडेंट्स प्रोडक्शन, क्वालिटी प्लेसमेंट। अब यहाँ का इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी का PhD न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जाए,
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जाए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो जाए, नहीं हो पाते। उसकी तो वजह क्या डिफरेंसेस है सर दोनों में? वही कि क्वालिटी वर्क नहीं है, रिसर्च पब्लिकेशन अच्छा नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है लेकिन उस मेयार की नहीं है जो अमेरिका में या हाँ बच्चे पढ़ते हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जो बच्चे हमारे अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, हम उनके बराबर नहीं हो पाते। उनका सोचने का अंदाज क्योंकि वहाँ को शुरू से जो माहौल मिला, हाँ वही यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल से उनको बताया गया है। हम लोग चापलूसी में ज़्यादा रहते हैं, वो एकदम सीरियसनेस के जो उनको सीधा स्ट्रेट जाएंगे, स्ट्रेट जाते हैं और फोकस उसमें पूरी रिसर्च करके और पूरा कहते हैं। सर आपसे आखिरी सवाल है पॉलिटिकल। आपने उसको बाइडन का भी कार्यकाल देख रहे हैं जी, ट्रंप का भी देखा, उनके पहले ओबामा भी देखा, ओबामा सरकार, इन तीनों में किनके वक्त में ज़्यादा डेमोक्रेसी हिलती थी वहाँ के अमेरिका की? ओबामा के दौर में। ओबामा, ट्रंप और बाइडन। ओबामा में ज़्यादा थी क्योंकि बुश साहब ने इतना ख़राब कर रखा था उनके पहले, तो बड़ी नई उम्मीद जगी थी, तो थोड़ा बेहतर हुआ था। ट्रंप साहब ने आके उसको और सख्त कर दिया। अब बाइडन साहब करना चाह रहे हैं लेकिन बात बन नहीं रही है क्योंकि ये खाली पैसा दे रहे हैं और सोशलाइज कर रहे हैं, तो कोई बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप 1, 2, 3 रैंकिंग करें, ओबामा नंबर 1 पे, बाइडन 2, ट्रंप 3 पे। लेकिन अमेरिका में चाहे जो हो, चाहे बुश हो चाहे क्लिंटन हो, डेमोक्रेसी हमेशा है, रहेगी, रहती है। बस वो डायलॉग बाजी होती है भैया, जैसे मोदी जी भी कुछ कह लें या मनमोहन जी कह लें। अक़लियत जो है, माइनॉरिटी, वो हमेशा सफ़र करती है गरीब। बाइडन के दौर में ये हुआ है, बहुत अच्छी बात हो गई है। हालांकि पैसा ये लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, दे रहे हैं, कर्जा नोट छाप रहे हैं, कर रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, $5 वाली चीज़ 15 की हो रही है, तेल महंगा हो रहा है। लेकिन जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ास तौर से काले लोग वहाँ के, ख़ास तौर से गरीब लोग, ख़ास तौर से औरतें भी तो माइनॉरिटीज़ में आती है ना, क्योंकि वो हमारे बराबर भी नहीं है, चाहे गोरी ही औरत हो, लेकिन वो बात नहीं है। देखिए अभी अमेरिका में कोई औरत सदर नहीं आई, वाइस प्रेसिडेंट तक आई, वो भी इंडियन ओरिजिन है ना, कोई वहाँ के पैदा नहीं। तो बायस डिस्क्रिमिनेशन वहाँ भी बहुत है, लेकिन वहाँ का कानून इतना सख्त है कि अगर आप पकड़े गए तो कोई बचेगा नहीं, चाहे जो। तो ये कहने मतलब है कि बाइडन तो क्या सर हेनरी क्लिंटन का हारना क्या माइनॉरिटी के बेस पे हार गई थी? वो वहाँ पे औरत होने की वजह से हार गए थे, नहीं थी तकरीबन। हालांकि बहुत वोट पाई थी, बड़ा ताज्जुब हुआ था, लेकिन क्या हुआ खुदा जाने, घपला हुआ या कुछ कि रूस का जो वहाँ देखता कि हाँ कुछ भी हो सकता है। अभी तक पोल खुला नहीं है, लेकिन हिलरी क्लिंटन ही आ सकती थी। मुझे लग रहा है कि 2024 में फिर वापस आएंगी, चूँकि बाइडन दोबारा लड़ने लायक नहीं है, बूढ़े हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और उनकी बात पे अब समझ में नहीं आता। कमला हैरिस भी हम लोग बड़ी उम्मीद थी, लेकिन किसी इंडियन ओरिजिन के सदर नहीं बनाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट इसलिए बन गई तो पिक करना होता है, इलेक्ट नहीं किया ना, है ना। सर आपसे एक सवाल और है, क्योंकि आप वहाँ के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, तो आपने कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान छोड़ दिया, क्या चाइना को रोकने के लिए कि हमारा कि पूरा फोकस चाइना की तरफ बढ़ रहा है, कि चाइना उनसे आगे जा रहा है, तो क्यों ना अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया जाए, फिर हम कभी इसको ले लेंगे? अब सियासी मेरा तो दायरा नहीं है। नहीं, वहाँ का एक बैकग्राउंड क्या कहता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड पॉलिटिकल ये कह रहा है जो हम सुनते होते हैं, और मेरी बात को कोट ना कीजिएगा। मुझे लगता है अमेरिका ने सोचा कि उसको पाकिस्तान पे भरोसा नहीं था। पाकिस्तान सोच रहा था कि हम अफ़गानिस्तान के थ्रू करेंगे, तो पाकिस्तान पे भरोसा उतर गया और अफ़गानिस्तान में ये जीत नहीं पाए, हार मान ली थी, इसलिए खामोशी सट ली। इसमें चाहे आप चाइना को कह दें, रशिया को कह दें, या इंडिया का भी रोल होगा। अब कुल मिला के अमेरिकन को ये समझ में आ गया है कि हमें बाहर जाके हमला करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रंप को मैं इसीलिए पसंद करता हूँ कि उसके दौर में कोई हमला नहीं हुआ था किसी मुल्क में, है ना। सख्ती थी मुसलमानों पे, सब कुछ है। बात काम वो लोग भी यही करते हैं जो डेमोक्रेट्स होते हैं, चाहे ओबामा हो या उससे पहले क्लिंटन थे या अभी बाइडन है। काम सब अमेरिकन पॉलिसी एक रहती है, तो पॉलिसी फॉरेन एकदम वैसी वही रहती है, ये खाली नाम होता है। ट्रंप साहब ओपनली बोलते थे मुसलमानों को रोक दिया जाए, फलां को रोक दिया जाए, ये कर दिया जाए, सब रोकते हैं, बड़ी बस्ती को दीवार बनाई जाए। हाँ सब। तो आखिर में क्या कहना ये सियासी नारे होते हैं खुश करने के लिए कौम को। जैसे यहाँ पे भी आवाम को, एक जो मेजॉरिटी है यहाँ की, अपनी मेजॉरिटी कौम को खुश करने के लिए कहते हैं कि भैया ज़रा सा ये स्कार्फ कर दो, किसी मस्जिद का कर दो, या बुलडोज़र कर दो, या कुछ कर दो। ये एक कौम को खुश करने के लिए होता है, ऐसा नहीं कि सारे मुसलमान परेशान हैं सर, या आपकी सारी मस्जिदें ख़तरे में। सर आखिरी सवाल ये कि सर
हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन बेस ऑन रिलीजन है, तो क्या सर वहाँ पे कलर बेस से है अभी आज भी कि पूरी दुनिया में है, हर जगह खूब है। ब्लैक और वाइट में आज भी वो रेस है? हमेशा हर जगह अभी भी है। मैं भी डायरेक्टर हूँ, लेकिन मेरा स्टूडेंट या मेरा कलीग मुझसे जूनियर है, वो गोरा है, वो अपने आप को बड़ा समझता है, लेकिन चूँकि कानून इतना सख्त है कि वो मुझे रोक नहीं सकता, हटा नहीं सकता, या मुझे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उसकी निगाह, उसके दिल से मुझे समझ में आ जाता है। सबको नहीं, इस चीज़ पर बाइडन और डेमोक्रेट्स ने काफ़ी कानून को सख्त किया है कि अगर इसे कह दो कि वे तो नाटे है, तो काले है, या वो है, या वो है ना, तो फ़ौरन आपकी पकड़ होगी और लीगल एक्शन भी हो सकता है, आपको डिसमिस भी किया जा सकता है। पहले कह भी जाते थे लोग, है ना, जो गाली वाले जो फ्रेज़ नहीं होते, जो बहुत से मुहावरे, है ना, अबे कनवा, अबे लंगड़ा, अबे मुटका, अबे कुजड़वा, अबे जो कहते हैं ना कि जो लोकल लैंग्वेज फ्रेंड। लेकिन अगर आप कह दिए और नोट कर लिया, जैसे कालों को निग्रो कहते हैं, खाली अगर एन वर्ड यूज कर दे, है ना, निग्रो, अगर उनको एन वर्ड कर दे आपकी छुट्टी हो सकती है, अगर वो रिपोर्ट कर दे। इसी पहलू पे बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन आपने पूछा नहीं है, लेकिन मैं ऐड कर दूं, अगर मेरे साथ एक खातून बैठी है कलीग पे, है ना, तो उसको कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट, या हरासमेंट ही कह लीजिए, है ना, तो अगर मैं रोज़ उसको, जैसे अपने यहाँ बहुत कॉमन है, अरे आज तो बड़ी अच्छी लग रही हैं आप, अरे माशाल्लाह आज तो आप ये पहन के आई हैं, अगर ये आपने कह दिया काम पे अपने स्टूडेंट को या अपने प्रोफेसर को, उस दिन है, पहले बात तो एक बार होगी, नोटिस होगी, क्यों कहा आपने, क्या होगा, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज आएगा, जो ऑफिस का जो आपका एम्प्लॉयर होता है, HR, वो आएगा, आपको लिखित होगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, लेकिन आपका पैटर्न, अगर आपके बिहेवियर कंटिन्यू रहा, या आप यही हरकतें किसी और साथ एक आध महीने बाद कर दिया, अरे आज तो बहुत जचा थी वो, है ना, या कुछ भी कर दिया आपने कोई ऐसी, या आप मुस्तकिल इस निगाह से देखते हैं कि लगता है कि नॉर्मल नहीं है आपका बिहेवियर, है ना, तो आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, आपके साथ लीगल एक्शन होगा। और ऐसा होगा कि वो ह्यूमन रिसोर्स, तब जब आपका अगली जगह जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ फॉर्म भरा जाएगा, आपको पुराने एम्प्लॉयर से पूछा जाएगा इनका बिहेवियर क्या है। यही चीज़ खातून के लिए भी है, अगर वो भी जैसे किसी लड़के को लाइन मारने लगे या उसको हरास करे, तो लड़की भी ख़तरे में पड़ सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आमतौर से यही होता है कि मर्द ही औरतों को हरास करता है। तो इस मामले में बहुत अमेरिका का कानून सख्त है। आप बाहर जाए जो कीजिए, अपने घर में, मोहल्ले में, और अपने क्लब में, पार्टी में, चाहे नंगे रहिए, उसका कोई वो नहीं, जॉब पे आइए, निगाह नीची, अपना काम से काम, कोई फालतू खुराफा मजाक कीजिए, लेकिन हद के दायरे में, है ना, इस्लाम में भी है, तिल का हदूद अल्लाह, अपनी हद में रहिए हर चीज़ में। तो जैसे है ना, एक औरत का है कि वो ना आपकी बहन है, ना भाभी है, ना वो है, बस आपके कलीग हैं, जूनियर है, एहतराम कीजिए, सॉरी बड़ी हैं तो एहतराम कीजिए, जूनियर हो तो अपना एहतियात से रहिए, बस ख़त्म। तो ये बहुत अच्छा है अमेरिका में। इसी वजह से हमारे यहाँ औरतें रात को 12 बजे 2 बजे अकेली आ जाती हैं, गाड़ी ड्राइव करती हैं, चला रही है, शीशे में से दिख रहा है, न कोई सीटी मार रहा है। सर आपके यहाँ गन कल्चर है बहुत ख़तरनाक, लेकिन वो बिज़नेस है। वो रिपब्लिकन जो है उनका असलहा बिकता है ना भाई, और वो बेचते हैं इसलिए नाम पे कि सेल्फ डिफेंस की, कि मैं गन इसलिए रखा हूँ, उनको लाइसेंस इसलिए मिलता है, मैंने यहाँ रखा है, आदमी रख सकता है अपनी गाड़ी में, अपने घर में। आप मेरे दरवाजे में बिना बुलाए, बिना जाने हुए आप आ गए, खटखटा रहे हैं, या घुसने की कोशिश कर रहे हैं, शीशा देख रहे हैं, या मेरे खिड़की से झांक रहे हैं, तो मुझे ख़तरा है। तो पहले तो मैं कहूँगा भाई चले जाओ, क्योंकि सबका सिक्योरिटी का, अगर आप नहीं गए तो मेरा हक़ है कि मैं आपको मार डालूँ। पहले तो पुलिस को बुलाऊँ या करूँ, लेकिन अगर पुलिस आने में देर कर रही है और मुझे डर है कि उसके पास भी गन है, मेरे दरवाजे पर आया है, मेरी बीवी बच्चे अगर आगे का दरवाज़ा खोल दिए, खिड़की से देख ली, तो आप मुझे मार सकते, तो मैं डिफेंस, तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए है गन, तो सबको बेच रहे हैं। अब जाहिर है 1000 में 2-1 बदमाश होते हैं जिनको जुनून होता है, या अम्मा अब्बा की गन चोरी कर लिया है, या 18 साल के हो गए लेकिन वो अभी मवाली ही हैं, सीरियस नहीं हुए ना पढ़ने में, ना कारोबार में, ना शख्सियत से, या क्रिमिनल इसलिए होते हैं कि वहाँ बड़ी जल्दी तलाक हो जाता है। बहुत सारे आधे के करीब बच्चों का अमेरिकन कल्चर, मुसलमान या इंडियन नहीं, ये तो शरीफ बच्चे फैमिली ओरिएंटेड है, जैसे हमारे 99% हमारे बच्चे ऐसे ही होते हैं वहाँ के, जिनको फैमिली वैल्यूज़ या अपने फेथ का, चाहे हिंदू धर्म का हो, सिख का हो, या इवन ईसाई भी है, तो उनको फैमिली वैल्यूज़ और गन वगैरह का उतना नहीं। मैं गोरों की बात बता रहा हूँ या कालों की। तकरीबन आधी आबादी या तो सिंगल पेरेंट्स, या पता ही नहीं है कि माँ बाप है कौन उनका, यानी कि माँ है या बाप साथ में है। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, अब्बा छोड़ के चला गया है किसी दूसरी के साथ, या अकेला है किसी और के साथ, या नहीं भी है, अम्मा अकेले पाल रही है। अब अम्मा का किसी और से सिलसिला है,
लड़कों का भी सिलसिला 18-16 साल में शुरू हो जाता है, स्कूल में ही, हाई स्कूल में। ये गौरव कालों बता रहा हूँ। तो जो बहके हुए बच्चे हैं जिनकी परवरिश सही नहीं हो रही है, न मजहबी अंदाज में, न वालिदैन की तरबियत और न ऐसा माहौल है, न पैसा है, तो वो ड्रग गन ये सब यहाँ पे भी वही सब है। आप देखें जो मवाली लौंडे लफंगे हैं, वो हर शहर हर मुल्क में है। ये वर्ल्ड कल्चर है। हमें सऊदी उदी में सब पहने हुए दिखते हैं ना, बड़े अच्छे अबाया में और उसमें सब, लेकिन अंदर से आधे तो नहीं, कुछ परसेंट वो भी ख़राब। तो सर टांडा के जो नई नस्ल के बच्चे हैं और जो एजुकेशन में अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनसे क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, पढ़ना तालीम बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कारोबार कीजिए, चाहे नौकरी कीजिए, या अपना खुद कुछ सिस्टम कायम कीजिए, चाहे कोई प्लांट खोलिए, कोचिंग सेंटर खोलिए, बाहर जाना हो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर दाखिले के लिए टेस्ट होता है, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, मास्टर्स हो, इवन कॉलेज के दाखिले के लिए टेस्ट होता है। उसको SAT कहते हैं कि ऐसा नहीं कि स्कूल से पढ़े, वो उनका स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, उसके कोचिंग सेंटर होते हैं। कोचिंग तो बिल्कुल, तो आप सेंटर खोलिए, एकदम आम है हर लेवल पे। आप ऑनलाइन कीजिए या इन पर्सन जाके क्लास कीजिए। तो मेरा मशवरा बच्चों को या यहाँ के पेरेंट्स को या सभी लोगों को होगा कि तालीम तो ज़रूरी है, सिर्फ शादी के लिए नहीं, आपकी शख्सियत बनाएगी, दहेज के लिए नहीं सिर्फ, जहेज़ के लिए नहीं, जहेज़ तो मिल ही जाएगा। आप जहेज़ दीजिए, दिलवाइए कि ये देखिए मैंने ये किया, मेरे पास इतना है, चाहे टैक्स बचने के लिए या जैसे भी। तो तालीम ज़रूरी है। बाहर सबका जाना ज़रूरी नहीं है, इस मुल्क में करें, बाहर जाएँ, वापस आ जाएँ, यहाँ पे अपना इदारा कायम करें, स्कूल कायम करें, तो कोचिंग सेंटर कायम कीजिए। अगर किसी कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना सकते हैं ठीक है, किसी स्कूल को कॉलेज बना सकते हैं तो ठीक है जी। तो तालीम ज़रूरी है। और किस्मत की बात होती है, सब बाहर नहीं जाते और सब जाहिल भी नहीं रहते। मैं तो वाकई अपने आप को खुशनसीब कहूँगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था PhD होता क्या, अमेरिका होता क्या, रास्ते खुलते गए, अल्लाह ताला ने दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि दीन ईमान पे रहे, अपना जो इंडियन वैल्यूज़ है, इस्लामिक वैल्यूज़ है, उस पर कायम रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और कोई ख़ास बात सवाल? ओके, थैंक्स। शुक्रिया डॉक्टर साहब का भी, दस्तगीर साहब का भी, टॉपिक के साथ और बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। शुक्रिया।